आप सभी को नमस्ते। आज हम SCERT के द्वारा कक्षा 8वीं के कैचअप प्रोग्राम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कैचअप प्रोग्राम वास्तव में पिछली कक्षा में की गई पढ़ाई की दोहराई है। गणित विषय में आज का विषय है साधारण समीकरण निर्माण एवं हल। साधारण समीकरण निर्माण एवं हल। आइए इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक गणित की पहेली का प्रयोग करते हैं। गणित की पहेली कहती है, मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए मुझे अभी 40 और चाहिए। देखिए जरा, मैं एक संख्या हूं, मैंने माना संख्या बराबर x, मुझे 7 बार लो, 7 बार संख्या बराबर 7x और उसमें 50 जोड़ो, यानी 7x जमा के 50। देखिए 50 को मैंने 7x में जोड़ दिया है। फिर कहते हैं तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरा शतक यानी 300, तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए मुझे 40 और चाहिए, 40 और चाहिए। इसका मतलब 7x जमा 50, इसमें 40 और जोड़ दिया तो प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास 7x जमा 90 था यह 300 के बराबर आया। अब 90 को उधर ले जाएंगे तो 210 बचा। x का मान निकालेंगे, 7 से भाग देंगे तो यह 30 आया। अतः हमारी संख्या आई, अतः संख्या बराबर 30। यह था संख्या निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बात है। यहाँ हमने संख्या की जगह पर x का प्रयोग किया। हम चाहे तो y का भी प्रयोग कर सकते हैं, l का प्रयोग भी कर सकते हैं, m का प्रयोग भी कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का प्रयोग करते हैं। इनको हम चर कहते हैं, चर। इंग्लिश में इसे वेरिएबल कहते हैं। जब चर के साथ कोई संख्या जुड़ जाती है, जिस प्रकार यहाँ 7x जमा 50 है, इसे हम व्यंजक कहते हैं। व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब ये एक्सप्रेशन किसी संख्या के बराबर चला जाता है तो यह पर समीकरण बन जाती है। यह क्या बन जाती है? एक समीकरण बन जाती है। देखिए अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। गणित की पहेली में था, मैं एक संख्या हूं, हमने यानी संख्या को x मान लिया। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, हमने 7 बार संख्या ली तो यह 7x बन गई। और एक 50 को जोड़ो, हमने 7x में 50 को जोड़ दिया। जब ये x था और 7x था, ये चर के रूप में था, यानी वेरिएबल था। x, y, l और m ये सभी चर होते हैं। जब इसमें 50 को जोड़ा तो यह एक एक्सप्रेशन बन गया, व्यंजक का रूप आ गया। तिहरा शतक यानी 300 होता है। 40 और चाहिए, यानी इस व्यंजक में 40 और जोड़ दिए, यह 7x जमा 90 हो गया। प्रश्न के अनुसार यह 300 के बराबर हुआ। इसे समीकरण कहते हैं। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो वह समीकरण कहलाती है। या दोनों पक्षों के बीच कोई ना कोई निशान हो तो वह समीकरण बन जाती है। अब 90 परे ले गए, घट गया, 210 बचा, x का मान निकाला, 7 बटे गया, 7 से भाग दिया तो संख्या हमारे पास 30 आई। इस प्रकार यहाँ x, y, l और m ये चर यानी वेरिएबल हैं। जब 7x में 50 जोड़ा या घटाएं तब वह व्यंजक के रूप में बदल जाता है। और जब इसको किसी संख्या के बराबर रखते हैं तो यह समीकरण के रूप में बदल जाता है। तो यह इस प्रकार ये उदाहरण थे वेरिएबल के, चर के
देखिए, अब हम इसी को आगे समझने के लिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए हम एक बौद्धिक खेल खेलते हैं, माइंड रीडर, ऐसा खेल जिसमें दिमाग का अभ्यास हो जाए। एक बार एक टीचर कक्षा में गए, बच्चों से जाके पूछा, आप कोई भी एक संख्या सोच ले। बच्चों ने संख्या सोच ली, मैंने माना संख्या बराबर x। टीचर ने कहा उस संख्या को 4 से आप गुणा कर दें। यहां हमने लिखा 4 से गुणा बराबर 4x, और टीचर ने कहा उस गुणनफल में 5 आप जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? 5 आप जोड़ दीजिए। तो अब मुझे आप इसका परिणाम बताइए। अब बच्चे सारे सोच रहे थे। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, मैडम परिणाम आया 65। कितना परिणाम आया? 65। तो अध्यापक ने मन ही मन कल्पना की, मन ही मन गणना की, और गणना करने के बाद कहा इस बच्चे ने 15 संख्या सोची है। जो संख्या सोची है वह 15 है। वह बच्चा बोला बिल्कुल ठीक है। सब बच्चे हैरान रह गए कि यह संख्या कैसे आई, टीचर ने कैसे सोच ली। बच्चों, यही दिमाग का खेल है, और दिमाग तेज करने के लिए इस समीकरण, साधारण समीकरण का निर्माण जरूरी है। आइए बोर्ड पे इस प्रश्न की समीकरण का निर्माण करते हैं। देखिए, संख्या x मानी, 4 से उसको गुणा किया, 5 उसमें जोड़ दिया, 65 परिणाम आया। तो यहाँ पर लिखा प्रश्न के अनुसार बना हमारे पास 4x जमा 5 बराबर 65। यह एक समीकरण का रूप है। किसका रूप है? समीकरण का रूप बन गया। अब इसको सरल करेंगे क्योंकि हमें तो संख्या निकालनी है। देखिए, 4x बराबर 5 को परे ले गए, 60 बचा। x का मान निकाला, 60 बटे में 4 किया, 4 से काट दिया, x का मान 15 आया। और बच्चों, टीचर ने भी यही संख्या बताई थी। आपको याद होगा, टीचर ने भी यही संख्या बताई थी। कहा था बच्चों को आप सोचिए और मैं बताती हूँ। इसी प्रकार एक उदाहरण और भी हम ले सकते हैं ताकि हमें यह कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि समीकरण कैसे बनती है, व्यंजक क्या होता है, और चर और अचर वेरिएबल क्या है। इसी प्रकार उसी टीचर की कक्षा में टीचर ने कहा, क्या कोई बच्चा आप में से इसके बारे में प्रयास करेगा? एक बच्चा रोहित खड़े होके आगे आया। उसने भी सब बच्चों को कहा कि आप सब कोई भी एक संख्या सोच लीजिए। एक बच्चे ने संख्या सोच ली, माना संख्या बराबर x। कहा उसे 10 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर लिखा 10 से गुणा कर दीजिए। देखिए, हमने 10 से उसको गुणा कर दिया। अब कहता है उसमें 20 घटा दीजिए। यहाँ हमने लिखा नई संख्या बराबर 10x घटा के 20, और कहा अब आप परिणाम बताइए। कोई बच्चा आप में से बता सकता है? एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा जी परिणाम 50 आया। कितना आया बच्चों? 50। देखिए, उसने क्या लिखा? परिणाम बराबर 50 आया। अब यहां पर लिखा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में उसने कहा था 10x घटा 20 बराबर 50। 10x बराबर 50 जमा का 20, 10x बराबर 70। x का मान हुआ 70 बटा 10 और x का मान 7 आया। इस प्रकार रोहित ने कहा कि आपने 7 संख्या सोची थी। तो यह इस प्रकार एक उदाहरण है संख्या को सोचने के बारे में। यानी हमने माइंड पजल एक किया, दिमाग के अभ्यास का एक खेल किया, और खेल के माध्यम से हमने बच्चों को मजाक में उनके दिमाग का अभ्यास किया। अब मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पर जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है यह चर के रूप में है, इसे वेरिएबल कहते हैं। जब हम किसी संख्या से इसमें गुणा कर दें और कोई संख्या जोड़ दें या घटा दें तो यह व्यंजक बनता है। जैसे यहाँ 5x जमा 7 भी हो सकता था, x घटा 9 भी हो सकता था,
और यहाँ पर x जमा के 12 भी हो सकता था। यह सब व्यंजक हैं, इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब हम इस व्यंजक में किसी संख्या के इसको बराबर रख देते हैं, देखिए x जमा 12 बराबर 20, तो यह एक समीकरण का रूप ले लेता है। यानी इसको बोलते हैं बायां पक्ष, और इस दाईं ओर वाले पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष, इसे कहते हैं दायां पक्ष। जब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में कोई निशान होता है तो वह एक समीकरण का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह एक तरीका था जिसमें हमने समीकरण के बारे में अध्ययन किया। तो आशा करता हूं आपको समीकरण बनाना अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, बच्चों आपको सोच के करने हैं। x के 3 गुने में 11 का योग 32 है, आपको समीकरण बनानी है। प्रश्न नंबर 2, y के दुगने में 5 घटाओ तो 25 आता है, आपको समीकरण बनानी है। z के 5 गुने को 2 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है, तो समीकरण बनाओ। ये 3 प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और समीकरण का निर्माण करना है। आइए अब हम परिमेय संख्या की गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यदि हम इन संख्याओं में 0 को और जोड़ दें तो यह होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाता है। यदि इसी प्रकार हम घटा की ऋण संख्याएं भी ले लें, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि भी ले लें, तो ये संख्याएं पूर्णांक बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्णांक, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, यदि -4, -3, -2, -1, 0 लिया तो इनको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। और यदि हम इनको जमा के रूप में ले लें तो ये धन पूर्णांक बनते हैं, इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब हमारे पास हमें भिन्न बनानी होती है, भिन्न अंश और हर का अनुपात होती है। भिन्न बराबर अंश बटा हर। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। जो भिन्न है वह अंश और हर इनका रूप होती है, और भिन्न से ही परिमेय संख्याएं बनती हैं। परिमेय संख्याएं क्या है? वास्तव में ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो p और q हैं वे पूर्णांक होने चाहिए। वे पूर्णांक हों तो यह परिमेय संख्या बनती है। परिमेय संख्या में जिस प्रकार 1/2, 3/5, 4/7 आदि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यदि हमारे पास घटा में भी संख्या हो सकती है तो बच्चों क्या हम इन्हें परिमेय संख्याएं कहेंगे? जरा सोचिए, आप चुप हो गए। देखिए, वास्तव में ये ऋण में जो ऋण निशान वाली संख्याएं हैं
घटा के निशान वाली संख्याएं हैं, ये भी वास्तव में पूर्णांक ही हैं, क्योंकि पूर्णांक घटा में भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक रहता है, और ऋण पूर्णांक वाली संख्याओं इनको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जो संख्या हर है, जो संख्या नीचे है, जो संख्या डिनोमिनेटर के रूप में है, वह जीरो कदापि नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि परिमेय संख्या कभी भी जीरो के बराबर ना आए। तो बच्चों, यह जमा में भी हो सकती है और यह घटा में भी हो सकती है। इस प्रकार इसके दोनों रूप संभव हैं। तो अब हमारे पास एक जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है कि आखिरकार इन संख्याओं की जरूरत क्या है, हमें इन सब संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि हम इन संख्याओं को क्यों सीख रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक जवाब है। मान लीजिए एक व्यापारी ने एक साइकिल 4000 रुपए में खरीद कर 5000 रुपए में बेच दी। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 4000 में खरीदी थी, 5000 में बेच दी, तो उसे 1000 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ को हम जमा के रूप में लिख सकते हैं। एक आदमी की जेब में 500 रुपए थे, वह बाजार जा रहा था, रास्ते में उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, 500 का नोट जेब से निकल के नीचे गिर गया, उसे पता भी नहीं लगा। इस प्रकार उसका 500 रुपए का नुकसान हुआ। तो हम यहाँ पर उसे व्यक्त करेंगे 500 रुपए माइनस, माइनस का मतलब उसे यहाँ पर इनका नुकसान हुआ। तो इसीलिए बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए इन परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी, और इन्हें हम इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये संख्या छोटे रूप में, जैसे कोई आदमी किसी को 5 किलोमीटर बाईं ओर जाना है, तो उसे भी हम तीर की ओर से दिखा सकते हैं 5 किलोमीटर इस दिशा में। यदि दाईं ओर जाना है इधर, तो हम लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर सीधे जाइए, फिर आपका गांव आ जाएगा। तो यानी बड़ी चीज को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इन संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो बच्चों, अब आपके समक्ष में एक छोटा सा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ दे रहा हूं। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि परिमेय संख्याएं क्या थी। परिमेय संख्या थी जो संख्या p बटा q के रूप में हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मतलब नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। यह संख्या जमा में भी हो सकती है और यह संख्या घटा के रूप में भी हो सकती है। देखिए, ये जमा का उदाहरण है, मैं आपको एक घटा का भी उदाहरण लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो यह दोनों रूपों में संभव है, यानी ऋण रूप में भी और धन रूप में भी संभव है। अब आपको इनसे जुड़ा हुआ एक काम मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। होमवर्क है, कोई 10 परिमेय संख्या, कोई 10 परिमेय संख्या लिख कर दिखाइए, लिख कर दिखाओ। ये इससे जुड़ा हुआ कार्य है। कोई 10 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपने सीख ली है कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है। आपको इन परिमेय संख्याओं के बारे में अब हमें बताना है। अब इसका अगला पार्ट जो है वो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण है। हम किस प्रकार इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। देखो बच्चों, यह हमने एक रेखा ली। जब रेखा पर हम संख्याओं को लिखते हैं तो वह संख्या रेखा बन जाती है। देखिए, मैंने यहाँ पर 0 लिया, 1 2 3 4 5 लिया। मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी। यहाँ पर मैंने लिखा 1/5, यहाँ पर मैंने लिखा 2/5, यहाँ पर लिखा 3/5, यहाँ पर लिखा 4/5, यहाँ पर लिखा 5/5। 5/5 को 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। अब यदि हमें 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था
तो हम एक तीर के निशान से लिख देंगे 3/5। यह जो पॉइंट ए आया है, अक्षर ए है, यह 3/5 का संख्या रेखा पर निरूपण है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण आप देखिए, मुझे घटा में 1/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मैंने एक रेखा ली, उसके ऊपर संख्याओं को निरूपित किया, 0 से शुरू किया। दाईं ओर जमा की संख्याएं रहती हैं और बाईं ओर घटा की संख्याएं रहती हैं। देखिए, मैंने समान अंतराल पर निशान लगाए। इसका हुआ -1/4, यह हुआ -2/4, यह हुआ -3/4, यह हुआ -4/4। इसे हम -1 भी लिख सकते हैं। हमें -1/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था। देखिए, मैंने यहाँ निशान लगाया, तीर का निशान फिर लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया -1/4। इसका नाम आप P ले सकते हैं, तो P बराबर -1/4 हुआ। तो यह है संख्या रेखाओं का निरूपण, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो यह था परिमेय संख्याओं को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसका उदाहरण।